दिन था 14 फरवरी 2019। सुबह के करीब 3:30 बजे हुए थे जब सीआरपीएफ की 78 बसों का काफिला एक साथ जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ट्रांजिट कैंप के लिए रवाना होता है। इन सभी 78 बसों में बैठे हुए हैं सीआरपीएफ के कुल 2547 सोल्जर्स। जिस वक्त ये काफिला रवाना हुआ उस वक्त पूरा देश सो रहा था। जिन जिन शहरों से होकर ये काफिला गुजरा वे शहर भी सो रहे थे क्योंकि सर्दियों का मौसम था। ये काफिला जम्मू श्रीनगर हाईवे से होकर आगे बढ़ रहा है। इन्हें करीब 271 किलोमीटर दूरी तय कर श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पहुंचना है और इनसे कहा गया है कि शाम तक अंधेरा होने से पहले ही वहां पहुंच जाना, क्योंकि जिन जगहों से होकर ये काफिला गुजरने वाला है वे खतरे से खाली नहीं थी। सुबह के 6 बजते ही रोड ओपनिंग पार्टी को तैनात कर दिया गया, जिसका काम था कि हर आने वाले वाहन पर नजर रखना कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। पूरे दिन सीआरपीएफ की बसें यूं ही चलती रहती हैं। दोपहर के 3 बजे काफिला झीलम और संगम नदी के पास पहुंच गया। दूसरी ओर ठीक 3 बजे हाईवे के पास वाली सड़क पर एक नीले रंग की वैन आकर रुकती है और इस काफिले के आने का इंतजार करने लगती है और इस गाड़ी में करीब 300 किलो विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ है। 3:10 पर काफिला पुलवामा बॉर्डर में एंटर करता है और यहीं से विस्फोटकों से भरी हुई गाड़ी इस काफिले में शामिल हो जाती है। 3:15 जब रोड ओपनिंग पार्टी का एक मेंबर देखता है कि एक नीले रंग की वैन काफी तेजी से सीआरपीएफ की बसों को ओवरटेक करती हुई आगे आ रही है और देखते ही देखते यह 5वें नंबर की बस से जाकर टकरा जाती है और इसी के साथ एक बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि 5वें नंबर की सीआरपीएफ की बस के चिथड़े उड़ जाते हैं। आसपास बने कई घरों की खिड़कियों के कांच टूट गए, कई घरों में दरारें आ जाती हैं। इसमें न सिर्फ 5वें नंबर की बस डैमेज हुई बल्कि इसके आगे पीछे चल रही 4थे और 6वें नंबर की बस में भी भारी डैमेज देखने को मिला। कुल मिलाकर 40 जवान शहीद हुए और 70 जवान घायल। इस हमले के तुरंत बाद बाकी बसों में बैठे हुए सोल्जर्स शहीदों की बॉडी को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ हड्डियां और खून में सने हुए कपड़े ही मिलते हैं। आप खुद ही सोचो कि अगर इस बस की हालत ऐसी से ऐसी हो गई हो तो इन डेड बॉडी के बक्सों में क्या ही होगा। इस हमले को करने वाले आतंकी का नाम था आदिल अहमद डार। कौन था यह आदिल अहमद डार और पुलवामा अटैक का बदला भारत ने किस तरह लिया? इसके अलावा जिन आतंकियों ने ये हमला करवाया वे एनकाउंटर में मारे गए या जेल में बंद हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे एनआईए रिपोर्ट और न्यूज आर्टिकल को देख के। पुलवामा आतंकी अटैक के बाद पूरा देश गम में है, गुस्से में है, दर्द में है। जिन्होंने देश की हिफाजत की कसम खाई थी वो देश के लिए बलिदान हो गए। हमले के सिर्फ 15 मिनट बाद ही पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप जैसे मोहम्मद ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली और एक वीडियो भी शेयर किया उस आदिल अहमद डार का, जिसमें वह कह रहा था कि जब तक यह वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक मैं जन्नत में मजे लूट रहा हूँगा। 1 साल पहले जैश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाई स्क्वाड में शमूलियत इख्तियार की थी और 1 साल के तवील इंतज़ार के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ पहुँचा जिस दिन की हसरत और तमन्ना ने मुझे जैश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा बनाया और मुझे अपने रब से ये उम्मीद है कि मेरा ये पैगाम जिस वक्त आप हजरात तक पहुँचेगा उस वक्त में रब की जन्नतों के मजे लौट रहा हूँ। घटना स्थल से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर ही आदिल का घर था। फरवरी 2018 में इंडियन आर्मी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट में आदिल हिस्सा लेता है। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस द्वारा की गई डमी फायरिंग में आदिल के पैर में गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। इस घटना से आदिल अहमद के मन में इंडियंस और इंडियन सिक्योरिटी के खिलाफ नफरत पैदा हो जाती है। बदला लेने के लिए वह जैसे मोहम्मद नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है। जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर में आदिल की 1 साल तक ट्रेनिंग चलती है। 1 साल में आदिल जैसे नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में एक खास बात बैठा दी जाती है कि अगर वो अपने मजहब की राह में जान देंगे तो उन्हें जन्नत मिलेगी। इस जिहाद से तुम्हें सीधे जन्नत नसीब होगी आदिल, जन्नत, सीधे जन्नत। पहले प्लान किया गया कि यह अटैक 9 फरवरी को होगा, क्योंकि 6 साल पहले 9 फरवरी 2013 के दिन ही कश्मीरी आतंकवादी अफजल गुरु को भारत सरकार ने फांसी दी। लेकिन 9 फरवरी के दिन कश्मीर में भारी बर्फबारी होती है
सारी सड़कें बर्फ से ब्लॉक हो जाती हैं। इसलिए 9 फरवरी के दिन कोई भी कॉन्वॉय मूवमेंट नहीं हुआ, और जब कोई कॉन्वॉय मूवमेंट हुआ ही नहीं तो हमला होता किस पे। करीब 5 से 6 दिन बाद फिर से मौसम साफ होता है और 14 फरवरी के दिन सीआरपीएफ की 78 बसें एक साथ श्रीनगर के लिए रवाना होती हैं। दूसरी तरफ आतंकवादियों के द्वारा इस हमले की तैयारी की जाने लगी। इस गाड़ी में करीब 300 किलो विस्फोटक लोड किया गया। इस विस्फोटक को एल्यूमिनियम पाउडर, नाइट्रोग्लिसरीन और आरडीएक्स से मिक्स करके बनाया गया था। इसमें यूज होने वाले आरडीएक्स को थोड़ा थोड़ा करके पाकिस्तान से लाया गया था। 3:15 आदिल हाईवे पर अपनी गाड़ी चढ़ा लेता है और 5वीं बस से टकराकर ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट में घायल हुए 70 सोल्जर्स को आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। बाकी 40 शहीदों को फोरेंसिक लैब में भेजा गया ताकि उनका डीएनए चेक कर ये पता लगाया जा सके कि ये बॉडी किसकी है, क्योंकि हादसे के बाद जो मिला वो सिर्फ खून में सनी हुई वर्दियां ही थी। इस सुबह एनआईए की टीम और फोरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंची। एनआईए की टीम को हेड किया गया आईपीएस राकेश बलवाल के द्वारा। लेकिन इस घटना के बाद कहीं न कहीं लोगों के दिलों में एक बदले की भावना थी। इसी वजह से हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी को 12 माइरेज 2000 फाइटर जेट्स का एक ग्रुप हमला करने के लिए सुबह 3:30 पर हवा में उड़ान भरता है। ये फाइटर जेट बॉर्डर को क्रॉस कर पाकिस्तान के अंदर 50 किलोमीटर तक गई। 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ जब इंडियन फाइटर जेट बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर गए हमला करने के लिए। अंदर पहुंचते ही इन्होंने जैश ए मोहम्मद के कई टेररिस्ट कैंपों पर मिसाइलें बरसाई। उन कैंपों को पूरी तरह बॉम्ब से उड़ा दिया और कुछ ही मिनटों के अंदर ये फाइटर जेट वापस अपनी जगह लैंड कर गए। इस एयर स्ट्राइक में 300 से 400 के करीब आतंकी मारे जाते हैं। इस एयर स्ट्राइक को नाम दिया गया ऑपरेशन बंदर। इसके अलावा इसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी ओर एनआईए का सर्च ऑपरेशन भी चल रहा था। 14 फरवरी से 10 मार्च के बीच ही आर्मी और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा 18 आतंकियों का इनकाउंटर किया जा चुका था। इन्हीं में एक टेररिस्ट मुदासिर अहमद खान का भी इनकाउंटर किया गया। ये वही आतंकवादी था जिसने पुलवामा हमले में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक तैयार किया। 29 मार्च को उमर फारूक नाम के एक आतंकी का इनकाउंटर होता है और यही पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था। इस उमर फारूक ने ही पुलवामा अटैक की पूरी प्लानिंग की कि अटैक कब, कहां और कैसे करना है। उमर फारूक ही मसूद अजहर का भतीजा है। मसूद अजहर जो कि जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ग्रुप का संस्थापक भी है। इस उमर फारूक के पास से एक टूटा हुआ मोबाइल भी मिला। जल्दी में यह इस मोबाइल को पूरी तरह नहीं तोड़ पाया। बाद में एनआईए के द्वारा इस मोबाइल को सही करने के लिए सर्टेन को दिया गया। कुछ ही दिनों के अंदर सर्टेन ने इस मोबाइल से 100 GB डेटा रिकवर किया। इस मोबाइल से कई वीडियो, फोटो और रिकॉर्डिंग भी मिलती हैं। शायद अगर यह मोबाइल न मिला होता तो यह पुलवामा अटैक केस कभी भी पूरी तरीके से सॉल्व हुआ ही न होता। 17 जून 2019 को आर्मी और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा सज्जाद का इनकाउंटर किया जाता है। सज्जाद 2 मंजिला घर में एक और आतंकी के साथ छिपा हुआ था। रात के करीब 3 बजे आर्मी और पुलिस के द्वारा इस घर को घेर लिया गया। दोनों के बीच भारी फायरिंग होती है। इस बीच सेना का एक जवान भी शहीद हो जाता है। दोपहर के 11 बजे जब सज्जाद ने भागने की कोशिश की तो आर्मी के द्वारा उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। पुलवामा हमले में इस्तेमाल होने वाली मारुति वैन सज्जाद की ही थी। सर्टेन के पास से उस मिले मोबाइल डाटा के हिसाब से 4 और आतंकवादियों को अरेस्ट किया गया। इसमें एक लड़की थी ईसा जहान। इसके घर पर ही सुसाइड बॉम्बर आदिल का आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया गया। दूसरा आतंकवादी था साकिर बशीर। यही जैश ए मोहम्मद को खबरें पहुंचाने का काम करता था और इसने ही पुलवामा हमले के दिन की जानकारी दी कि सीआरपीएफ का काफिला आने वाला है। इस साकिर बशीर से ही पुलवामा हमले की बाकी सच्चाई उगलवाई गई। कहा जाता है कि इस पुलवामा हमले से पहले 11 वार्निंग दी गई थी कि आने वाले कुछ दिनों में कोई हमला होने वाला है, लेकिन इन सभी वार्निंग को इग्नोर किया गया। शायद से इन वार्निंग को सीरियसली लिया होता तो इतने बड़े हादसे को होने से बचाया जा सकता था। उस समय के जम्मू और कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने करण थापर के एक इंटरव्यू में कहा कि जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बताया कि ये हमला हमारी गलतियों की वजह से हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा। Yes, and I told it to the Prime Minister same evening कि ये हमारी गलती से हुआ है। अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। बाकी इस 14 फरवरी के दिन को हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो यहाँ क्लिक करके काला पानी जेल हिस्ट्री के बारे में भी जान सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।